तो विचलित नहीं होता और आत्महत्या न करता। कौन कहता है कि जातिवाद खत्म हो गया? कि जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पता नहीं क्या हो जाता उसे। मैं आदरणीय मुसाफिर सर को बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि पूरे देश में बल्कि विदेश में जाकर के मिशन को फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बड़े श्रद्धा भाव से आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। और इसी बीच में हमारे कुछ साथी आ गए, अमित नायक जी आ गए हैं। मैं इनके बाद फिर उनका सम्मान कर लूँगा। मैं सीधे सुनना चाहता हूँ आदरणीय मुसाफिर सर। सम्मानित साथियों, तथागत बुद्ध, बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व गाडगे, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई अम्बेडकर, हम सब के अधिकार के जनक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं भारत के समस्त बहुजन नायकों से हम सबको अवगत करा देने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस लखनऊ जनपद ने बहुत ही सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इसके प्रमुख आयोजक आदरणीय अमित लाल गौतम सर, लेखराम भारती साहब, अनुराग जी, रामचंद्र जी, अमर सिंह और उनके साथीगण सभी का धन्यवाद करते हुए आज मंच पर आसीन मुख्य आयकर आयुक्त आदरणीय संदीप कुमार साहब, जो उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, जो आपको संबोधित कर रहे थे और सभी मंचासीन अतिथियों का सम्मान करते हुए, अभिवादन करते हुए और आप सभी का अभिवादन करते हुए बातचीत को प्रारंभ करता हूँ। हमारे बीच में 13 जनपद के साथीगण प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्य आयकर आयुक्त आदरणीय संदीप कुमार साहब से मैंने बताया कि आपकी आवाज, आपकी बात को कम से कम 13 जनपद तो सुन ही रहे हैं और YouTube के चैनल के माध्यम से पूरा देश सुनेगा, विदेश सुनेगा। एक बात और मैं कह रहा था कि शायद हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, IAS हैं, IPS हैं या बड़े डॉक्टर हैं, यदि वो भाषण भी ना दे तो काम चलेगा। उनकी उपस्थिति मात्र से हमारा समाज गर्वान्वित होता है, प्रेरित होता है। साहब इस बात से सहमति भी जाएगी। आज मंच पर हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश जी, आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जब वो बोल रहे थे तो आपको लग रहा है कोई मेडिकल का आदमी बोल रहा है। इस तरह से आपके मंच पर SDM लोग हैं। इस तरह से जो वर्किंग चल रही है, जो विभिन्न जो हमारे फूल हैं, सभी को इकट्ठा करके जो गुलदस्ता बनाने का जो प्रयास आप सब मिलकर कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का अभिवादन है। माननीय आज के मुख्य अतिथि साहब ने स्टार्टिंग का जो स्पीच किया था और आज का जो विषय वस्तु है कि भारतीय संविधान आरक्षण बचाओ में बुद्धिजीवियों का क्या दायित्व है। एक चीज बात को मैं बराबर आप सबसे अपील करता हूं, दुनिया में अगर कुछ करना है, समाज में कुछ स्थापित करना है, तो आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथि साहब पहले बात को बोल रहे थे, पहले स्टार्टिंग कर रहे थे कि जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास के न्यू पर
भविष्य की इमारत खड़ा होती है। जिस कौम का इतिहास नहीं, वह कौम अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए आपको इतिहास तो जानना ही पड़ेगा। इतिहास जब जानना पड़ेगा, हमारे पीछे कोई बात नहीं करे, सीधे कान में आवाज आप लोग की आ जाती है। तो मेरे साथियों, इतिहास जानना पड़ेगा। आज हम संविधान पर हमारे अधीक्षण अभियंता यानी कि गौतम साहब अच्छी बात बोल कर गए, मैं उस टॉपिक को टच नहीं करूंगा। अब एक बात को मैं आपके सामने, जब इतिहास की बात चलती है, एक आप लोगों ने पूरे देश के अंदर सुना है, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। पूरे देश में आप चर्चा करते हैं और नारा लगाते हैं, और एक नारा और लगाते हैं, आरक्षण कोई भीख नहीं है, पूना पेट का वादा है। ये गलत नारा है। मैं अभी बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा बहुत सारी चीजों के विश्लेषण करने में। आरक्षण कोई भीख नहीं, ये पूना पेट का वादा है, ये गलत नारा है। इतिहास गलत लोग समझ गए और लोगों को गलत बात बता दिए। आरक्षण, अब सही नारा क्या है कि आरक्षण कोई भीख नहीं, यह गोलमेज सम्मेलन का वादा है। इस बात को आपको समझाना है। आरक्षण कोई भीख नहीं, यह गोलमेज सम्मेलन का वादा है। अब बात समझिएगा, आज आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। ये यदि हमारा बच्चा जो IIT में, बॉम्बे IIT में 15 फरवरी 2023 को सुसाइड कर लिया, उसके घर के लोग कितना खुश थे कि बॉम्बे IIT में उसका दाखिला हुआ। यदि उसे इतिहास पता चल गया होता कि आज मैं रिजर्वेशन से आया हूं, कोई खैरात नहीं है, कोई भीख नहीं है, हम डीमेरिट वाले नहीं हैं, ये तो मेरा राइट है, और आत्महत्या न करता। कौन कहता है कि जातिवाद खत्म हो गया? अभी हमारे मुख्य अतिथि साहब बता रहे थे पूरा डाटा की बिजनेस में क्या है, सर्विस सेक्टर में क्या है, जजल में क्या है, पूरे डाटा को बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे थे। मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा था, और मैं ये बात तो कह रहा हूं कि जो विद्वान वक्ता लोग बोल रहा है, यदि आप गंभीर नहीं हुए तो आपके साथ बहुत बुरा परिणाम होने वाला है। गंभीरता से दो बातें चलती हैं। यदि आप गंभीर हैं तो आप गंभीर इतिहास लिखेंगे, और जब गंभीर इतिहास लिखेंगे तो आने वाली पीढ़ी प्रेरित होती है। अब मैं यहां बात कर रहा था कि आरक्षण कोई भीख नहीं, आपका अधिकार है, तो उसमें बुद्धिजीवियों का क्या रोल है, उसमें इंटेलेक्चुअल क्लास का क्या रोल है? अब ये होता है, हुई द इंटेलेक्चुअल, कौन इंटेलेक्चुअल है? बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी IAS, IPS, IRS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर को बुद्धिजीवी नहीं माना, किसी टीचर को भी नहीं माना। एक सवाल आप खड़ा करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के नजरों में बुद्धिजीवी कौन है, कौन इंटेलेक्चुअल है, और उस इंटेलेक्चुअल का दायित्व कैसे है? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण मानव खंड 1 में बोला कि बुद्धिजीवी व्यक्ति वही हो जो दूरदर्शी हो, नेतृत्व क्षमता रखता हो और सलाह देने का गुण रखता हो। हमने क्या बोला? दूरदर्शी हो, नेतृत्व क्षमता रखता हो और सलाह देने का गुण रखता है। और सलाह देने का जो गुण है, ये गुण को कितना संभाल कर रखना है, ये भी समझना जरूरी है। गुण का ठहराव कितना जरूरी है। गुण आपके अंदर आ गया, इंटेलेक्चुअल हो गए, दूरदर्शिता आ गई, नेतृत्व क्षमता आ गई, सलाह देने की क्षमता आ गई, ये तो बुद्धिजीवी को ठहराव उसका कब
रखना है तो बाबा साहब अम्बेडकर 16 अक्टूबर 1938 को कहते हैं कि उसे एक पीढ़ी तक रखना पड़ेगा, एक पीढ़ी तक उसका ठहराव होना जरूरी है। यही नहीं, उसकी जड़ें विरासत में धंसनी चाहिए, तभी जाकर के समाज में परिवर्तन होगा। अभी आदरणीय चीफ गेस्ट साहब कह रहे थे कि 6 मंथ में पूरे जिले के लोग, तहसील के लोग अपने जो कार्य कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी स्वीकार करें, उसका दायित्व को स्वीकार करें और उसका लेखा जोखा दें। उन्होंने क्या किया, तो ये जो वर्किंग प्रोसेस है ये अकाउंटेबिलिटी का, तो आज जो सेमिनार जो हो रहा है कि आपके गुणों के अंदर ठहराव हो, ये नहीं कि आप इतने दूर से इतने ठंड में आए, जाने के बाद ये महसूस करें कि मैंने अपने जिले में मुझे क्या करना है, ये ठहराव उनका होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये बुद्धिजीवी की क्या रोल है, और हम कहते हैं हमारा समाज पीछे है, तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं किसी भी देश की अधिकांश जनता क्रियाशील और विचारशील जीवन व्यतीत नहीं करती, वो अपने बुद्धिजीवियों का अनुकरण और अनुगमन करती है। बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं किसी भी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवियों पर निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी व्यक्ति ईमानदार हो, निष्ठावान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि संकट काल में वो खड़ा होगा और अपने समाज का मार्गदर्शन करेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर आपसे अपेक्षा करते हैं। आप ये जरा सोचिए, अभी हम लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में नहीं है, हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या समाज को पता है विवेक देवराय जैसा व्यक्ति, आर्थिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष, उसने कहा कि भारतीय संविधान ब्रिटिश हुकूमत का गुलामी का प्रतीक जैसा दिखता है, विरासत लेगेसी, उसको बदल देना चाहिए और 2047 तक नया संविधान लाना चाहिए। ये आवाज आपके कानों में नहीं पड़ती? अगर संविधान बदल गया तो आपको नहीं लगता कि गले में मटका जाएगा? सपना आपको लग रहा है? एक खाली एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं। बाबरी मस्जिद 400 वर्ष पुरानी थी। एक आया सरकार और आपका डिसीजन हुआ और वहां पर राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। कौन कहता है कि इतिहास बदल नहीं जाएगा? आप अगर सचेत नहीं हुए, इतिहास को नहीं जाने, तो आपका इतिहास बदल दिया जाएगा, जो बड़ी मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। अभी हमारा बुद्धिजीवी समाज, अब कोई लड़का लड़की खड़ा हो गया तो हम इंटेलेक्चुअल बनेंगे कैसे? तो मेरे साथियों, मैं आप सबसे अपील करता हूं, 3 प्रकार से आप इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं।